दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज है 30 मार्च। आइए बात करते हैं आज 30 मार्च की कौन सी खबरें हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। देखिए, राजनीतिक दृष्टि से बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं और अन्य दूसरे तरीके से बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, पर हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है ये देखना। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कुछ इन पंक्तियों। खुशी अपने आप बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। मतलब क्या है, खुशी अपने पास बहुत अधिक है ये नहीं है, हमने दूसरों को कितना खुश रखा इससे सबसे ज्यादा खुश रहना है हमको। हमें क्या करना है, अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव बनाए रखना है। आपकी पढ़ाई से किसको खुशी मिलेगी और आपके पढ़ने से या आपके कुछ कहने से आपके आसपास के पेरीफेरी में जितने मित्रगण हैं उनको क्या खुशी मिलेगी, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और बात करते हैं सबसे पहले। सुप्रीम कोर्ट को जल्द ही राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड एनजीडीजी से जोड़ा जाएगा। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, ध्यान रखिएगा, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो है उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड एक बनाया जाएगा, जिसमें क्या होगा, जितने भी केसेस हैं उनकी लिस्टिंग होगी, जिससे कितनी पेंडेंसी बची है और कहाँ कितना लोड है, ये एक डेटाबेस बन जाएगा। जिससे कभी कभी क्या होता है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट क्या हो सकता है, केस ट्रांसफर कर सकते हैं अगर केसेस की पेंडेंसी ज्यादा हो तो। इससे क्या होगा, पेंडेंसी को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट कोविड पॉजिटिव आ गए हैं और भारत आने की उनकी जो प्लानिंग थी अप्रैल में, 2 अप्रैल को आने वाले थे, 2 से 5 अप्रैल के बीच, अब वो भारत अभी तो नहीं आ रहे हैं, हो सकता है ठीक होने के बाद आएंगे नफ्ताली बेनेट भारत। एक्चुअली था ये कि अगर वो यहाँ आते हैं और रसिया के साथ डेलीगेशन आएगा और रसिया और यूक्रेन वॉर पर बात हो सकती है, पर ऐसा कुछ अब लगता है होता दिख नहीं रहा है। रसिया यूक्रेन वॉर किस दिशा में जाएगा यह भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अगली बात करते हैं। फेडेक्स ने 1 जून 2022 से भारत में जन्मे राज सुब्रमण्यम को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। तो फेडेक्स के न्यू सीईओ कौन, तो ध्यान रखिएगा, राज सुब्रमण्यम। उनसे पहले कंपनी के संस्थापक फेडरिक डब्ल्यू स्मिथ, ध्यान रखिएगा, लगभग 50 साल से सीईओ थे फेडेक्स के। मेरी बात समझ गए? बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की फेडेक्स, और आपको पता होना चाहिए ये भारतीय वहां के सीईओ बने हैं, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। पराग अग्रवाल ट्विटर के बने, उसके बाद राज सुब्रमण्यम। तो राज सुब्रमण्यम का नाम आप ध्यान नहीं देते हैं तो हमको पता होना चाहिए। चलिए अगली बात करें। पिछले साल से 41% अधिक जो है गेहूं एक्सपोर्ट करेगा इंडिया। ध्यान रखिएगा, भारत इस साल लगभग 1.2 करोड़ टन का जो है वो व्हीट गेहूं को क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण क्या हो रहा है, सूखा और मांग बढ़ने से दुनिया में गेहूं की कमी है। चीन के बाद अब गेहूं की पैदावार करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन, तो वो ध्यान रखिएगा, गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन आगे है, नंबर 1 चाइना है, सेकेंड 1 इंडिया है। बट यूक्रेन को ध्यान रखिएगा रोटी की डलिया कहा जाता है, और वो रोटी की जो डलिया है ध्यान रखिएगा वो इस समय बहुत बड़े वॉर पर है। मतलब गेहूं में की जो एक रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर वो ज्यादा हो गई है, और इंडिया को एक बहुत बड़ा मौका है, इंडिया के किसानों के लिए बहुत बड़ा मौका है। मैं मानता हूं इसे इनकैश करना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने डॉक्टर सोमनाथ को इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया है, आपको पता ही है। और जो सोमनाथ हैं वो एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट वैज्ञानिक हैं। इनके बारे में मैंने पूरा एक वीडियो डाल रखा है। जितने भी इसरो के हमारे कौन कौन रहे चेयरमैन रहे हैं उनके बारे में जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं। अगली बात है, कनाडा ने 36 वर्ष में पहली बार मेन फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फीफा में खेलेगा कनाडा 36 ईयर के बाद। कनाडा फीफा विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफाई करने वाला, ध्यान रखिएगा, द कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन एसोसिएशन फुटबॉल राष्ट्र बन गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन एसोसिएशन फुटबॉल, ये नाम जरूर याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। हुरून ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ मेड अरबपति, ध्यान रखिएगा, दुनिया के 40 सेल्फ मेड अरबपति 2022 की सूची जारी हुई है।
इसके मुताबिक 37 के जो मार्क जुकरबर्ग हैं, ये सेल्फ मेड दुनिया के सबसे अमीर सेल्फ मेड अरबपति हैं। ध्यान रखिएगा, जो खुद से अरबपति बने हो, पहले इनके पिताजी का बिजनेस ये ना संभाल रहे हो, उनको सेल्फ मेड कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट कहीं से भी लिया हो बट उन्होंने खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश किया हो, ऐसे मार्क जुकरबर्ग दुनिया के सबसे बड़े अरबपति हैं। ध्यान रखिएगा, सेल्फ मेड अरबपतियों की श्रेणी में। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, 40 वर्ष या इससे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपति सबसे ज्यादा कहाँ है? अमेरिका में। कितने? 37। उसके बाद चाइना में कितने? 25। फिर उसके बाद यूके में कितने? 8। और भारत में कितने? 6। मतलब सेल्फ मेड अरबपतियों की श्रेणी में ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम 8th पोजीशन में है और स्वीडन 3rd पोजीशन में है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, सॉरी, स्वीडन 6th पोजीशन में, 5th पोजीशन में है, भारत 4th पोजीशन में है, अमेरिका 1st, चाइना 2nd, यूके 3rd एंड इंडिया इज 4th वन। क्लियर हो गई बात? आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगली बात करते हैं, कंसल्टेंसी फर्म डफ एंड फिल्स की हालिया सेलिब्रिटी वैल्यूएशन रिपोर्ट में विराट कोहली, ध्यान रखिएगा, ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार भारत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी चुने गए हैं। कौन? विराट कोहली। ध्यान रखिएगा, ये फर्म एंड फेल्स करके एक कंपनी है, फ्लैप्स करके, है ना, फर्म डफ एंड फ्लैप्स करके एक कंपनी है जो बताती है कि कौन सी सेलिब्रिटी कितना वैल्यूएबल है। तो विराट कोहली अभी भी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बने हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं, केंद्र सरकार अगले 2 दिनों में लगभग 3000 करोड़ तक जुटाने के लिए ऑफर फॉर सेल्फ के जरिए सरकारी तेल और प्राकृतिक गैस ONGC में 1.5% हिस्सेदारी बेचेगी। ध्यान रखिएगा, कितने परसेंट हिस्सेदारी बेची जा रही है? ONGC की 1.5%। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ONGC कब स्टेब्लिश हुआ और महारत्न कब बना। जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ONGC महारत्न कब बना। ठीक है, अगली बात करते हैं, 30 और 31 मार्च को खुदरा निवेशक इसमें अपना निवेश कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं, तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 3rd वाटर प्राइज के अंदर राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान, राजस्थान को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला है। ध्यान रखिएगा, नेशनल वाटर अवार्ड्स के अंदर। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सबसे अच्छा वाटर सरप्लस स्टेट किसे, वाटर सरप्लस मतलब वाटर सरप्लस गलत बोल रहा हूँ, वाटर मैनेजमेंट करने वाला स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर तमिलनाडु। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं, 5वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुए मध्य प्रदेश के इंदौर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है। वेस्ट जोन में इंदौर सबसे पहले नंबर पर आया है। ये बात मैंने कल आपको बताई थी कि वेस्ट जोन में सबसे पहले नंबर पे कौन आया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं, इंदौर में वर्तमान सांसद श्री शंकर ललवानी और कलेक्टर मनीष सिंह ने ये कलेक्ट किया ये पुरस्कार हमारे इंदौर के बिहाफ में। क्लियर हो गई बात? आपको मैं बता दूं, शंकर ललवानी ऐसे सांसद थे जिन्होंने संस्कृत में अपनी शपथ ली थी जब ये सांसद बने थे। अगली बात करते हैं, सॉरी संस्कृत मैंने बोल दिया क्या, शंकर ललवानी जब सांसद बने थे तो उन्होंने सिंधी में शपथ ली थी, सिंधी में। अगली बात करते हैं, राज्य संग्रहालय में हुए उर्दू अकादमी अलंकरण समारोह में, ध्यान रखिएगा, उर्दू अलंकरण समारोह में 6 भारतीय और 13 प्रादेशिक पुरस्कार मध्य प्रदेश के रचनाकारों को प्राप्त हुए हैं। अगली बात ये ध्यान रखिएगा, उर्दू अकादमी अलंकरण समारोह में 6 नेशनल अवार्ड और 13 स्टेट अवार्ड प्रदेश के रचनाकारों को प्राप्त हुए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं, और अगली महत्वपूर्ण बात है, आज राजस्थान दिवस है। आज राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान, ग्रेट राजस्थान यूनियन की स्थापना हुई थी। बहुत सारी लगभग 22 रियासतों का एकीकरण करके राजस्थान जो आज है उसको स्टेब्लिश किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। कितनी, देखिए, जूनागढ़ अलग भाग रहा था, ठीक है, फिर आप देखते हो जोधपुर अलग रियासत थी ही, जयपुर अलग था ही, उदयपुर अलग था ही, और रजवाड़ों का एक बहुत बड़ा महत्व है हमारे भारत के अंदर। और ऐसा माना जाता था कि रजवाड़े भारत में शामिल नहीं होंगे, ऐसा बहुत सारे विद्वानों का मानना था। पर बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल, दो बहुत बड़े नाम। बीपी मेनन वही व्यक्ति हैं जो 1962 का वॉर हुआ तब हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, और बीपी मेनन से बड़ा ब्यूरोक्रेट मुझे भारत के अंदर आज तक ना भूतो ना भविष्यति वाले लगते हैं। ना भूत में कभी ऐसा हुआ, ना भविष्य में कभी ऐसा होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं।
भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन 4 साल में 2 गुना हुआ है। बैंकों की भी इनकम 1/3 घटी क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन से बैंक, एनबीएफसी, फिनटेक कंपनियों को कोई आय नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट में यूपीआई की हिस्सेदारी 28 से बढ़ के 42% बढ़ गई है, 42% हो गई है। मतलब कोई भी चीज आप खरीदते हो तो यूपीआई ट्रांजैक्शन कर देते हो, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। आपको पता होना चाहिए कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं सिक्योरली, ये भी एक बड़ी बात है। क्लियर हो गई बात, आगे बात करते हैं। यूपीआई से लेनदेन 4 साल में 38 से बढ़ के 81% हुआ है। वहीं डेबिट कार्ड से लेनदेन 26% से घट के 7% में हो गया है। क्रेडिट कार्ड का जो लेनदेन था 26% से घट के 9%, और प्रीपेड जो ट्रांजेक्शन होता था वो 9% से घट के क्या हो गया है, ध्यान रखिएगा, इंस्टॉलमेंट्स जिसको आप बोलते हो 9% से घट के 3% तक हो गया है। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में बेरोजगारी की दर 2017 से 2020 के बीच 1.2% घटी है। अब ये डाटा तो देखिए फर्जी है, क्लियर बता रहा हूं, है ना। 1.2% बेरोजगारी घटी है, मुझे तो नहीं दिख रही है। खैर 2017-18 में बेरोजगारी दर 6% थी, 18-19 में 5.8% थी, जो 19-20 में जाके 4.8% हो गई है। और ये कोई भी यूज कर सकता है मेंस आंसर राइटिंग के अंदर कि अभी हमारे यहाँ बेरोजगारी दर कितनी है, 4.2%। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं। 4 से 6 नवंबर को इंदौर में होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ध्यान रखिएगा, ये 6वीं समिट होगी, और ये कहाँ होगी, हमारे इंदौर में होगी। पहले भोपाल में होनी थी, अब इंदौर में होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। आपके सामने शाम को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का बहुत बेहतरीन लेक्चर होगा। मैं मानता हूं एमपीपीएससी एक जरूर क्वेश्चन वहां से पूछेगी। अगली बात करते हैं, राजस्थान का सरिस्का 20 वर्ग किलोमीटर में आग चौपर छिड़क कर रहे हैं पानी से। मतलब क्या कर रहे हैं, देखिए राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ है, अकबरपुर रेंज में है, और 20 किलोमीटर के जंगल में, ध्यान रखिएगा। 400 वनकर्मी और ग्रामीण आग बुझाने में लगे हुए हैं, और ये आग बुझ नहीं रही है। सरिस्का बहुत महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है हमारे भारत का। और आपको ये बता दूं, सरिस्का से मिलता हुआ एक और बहुत बड़ा नाम है टाइगर रिजर्व के अंदर, सतकोशिया, वो उड़ीसा में है, वो भी एक टाइगर रिजर्व है। तो सतकोशिया या सरिस्का, दो में से एक आपसे जरूर पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। किसके अंदर पूछ सकता है, आपके प्री के क्वेश्चन के अंदर। इसमें तो सीधा इन्वायरमेंट के अंदर सरिस्का लिख दे तो चल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो फॉरेस्ट में हमारे आग लगती है ये हमारे लिए बहुत घातक होती है, और गर्मी में क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, आग बुझाना और मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आपको पता है कुछ दिनों पहले अमेज़न के जंगलों में आग लगी थी, और उन्हें हम पृथ्वी का हृदय या फेफड़ा भी कहते थे, और वहां भी बहुत लंबी आग लगी थी। तो ये आग हमें यहाँ पॉल्यूशन तो क्रिएट करती ही है, बहुत सारे हमारे फॉरेस्ट वेजिटेशन का नुकसान होता है, और ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। क्लियर हो गई बात, चलिए तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए जितना ज्यादा हो सके। थैंक यू वेरी मच।